बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिज़र्व सीट्स केस पर समाअत शुरू होते ही आज जो गर्मा गर्मी देखने को मिली है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया है और वो बेंच से अलग इस वजह से किया गया है कि आपने 26वीं तरमीम के बाद जिन जजेस को बेंच का हिस्सा बनाया गया है उन पर एतराज़ उठाया और इस वजह से उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया। अब सूरत हाल ये है कि 10 रुकनी बेंच बच गया। 13 रुकनी बेंच के फैसले के ख़िलाफ़ 13 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की थी। 2 जजेस ने कहा जी कि ये रिव्यू पिटिशंस नाकाबिल समाअत हैं, उस वजह से उन 2 जजेस को बेंच से अलग कर दिया गया और 11 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू कर दी। अब 11 में से आज जस्टिस सलाहुद्दीन ने अपने आप को अलग कर लिया और अब 10 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। 13 रुकनी बेंच के फैसले के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी है, ये बात आज हामिद खान साहब ने की है कि नज़रसानी होती है, वो नज़रसानी कर सकते हैं जिन्होंने नज़र अव्वल की हो। अब इन जजेस ने नज़र अव्वल ही नहीं की, मतलब इन्होंने पहले सुना ही नहीं है, तो फिर आप कैसे सारे के सारे जो केस है उसमें बैठ सकते हैं। अब हुआ ये कि पहले मैं आपको जो जज साहब ने ख़ुद को अलग किया वो, और फिर उसके बाद जितना शदीद गुस्से में आज मैंने पहली दफ़ा देखा जमाल मुंदखेल साहब को, हाशिम काकड़ साहब को, नईम अख्तर अफ़गान साहब को, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को, और वो जो कल के आर्गूमेंट्स थे काजी फाजीसा बल्ला फैसला से मुतल्लिक, बेसिकली वो था जिसकी वजह से आज बेंच की जानिब से बड़े शदीद किस्म का, और उस पर आज हामिद खान को ये कहना पड़ गया कि मैं 45 साल से सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ये दिन देखने पड़ने थे जो मेरे साथ रवैया रखा जा रहा है, मैं वकालत ही छोड़ देता। यहाँ तक हामिद खान को कहना पड़ गया। और आगे जस्टिस जमाल मुंदखेल साहब ने कहा ठीक है आप वकालत छोड़ दें। मैं हैरान हूँ आज की, और फिर पहली दफ़ा जो सेंसरशिप है वो हमें देखने को मिली है। आपको हम लाइव दिखा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो जब आवाज़ बंद हो जाती है वो हम नहीं करते, वो पीछे से यूट्यूब खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से आवाज़ बंद की जाती है, चूँकि वहाँ से बाकियों को दिया जाता है, लिंक दिए जाते हैं, तो वहाँ से म्यूट कर दिया जाता है। जैसे कोई हामिद खान साहब बात करते हैं और चूँकि वो सख्त बातें कह रहे हैं तो वो म्यूट कर दिया जाता है। जैसे ही बेंच की समाअत शुरू हुई, समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हामिद खान ने दलाइल का आगाज़ शुरू किया। ताम जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दी कि हामिद खान साहब आप सुन रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। हामिद खान ने कहा जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि 2010 से हमारा आपके साथ एक ताल्लुक़ है, हम एक फोरम पे इकट्ठे भी रहे थे, मगर आपकी तरफ से मेरे बेंच में बैठने पर एतराज़ अफसोसनाक है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिन जजेस पर 26वीं यानी तरमीम के बाद बेंच में शामिल होने पर एतराज़ किया गया उनमें मैं भी शामिल हूँ। जस्टिस सलाहुद्दीन ने अदलिया पर आवाम के एतमाद को ज़रूरी करार देते हुए कहा कि अगर किसी फरीक को बेंच पर एतराज़ हो तो ये मुनासिब नहीं है कि हम बैठे रहें। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं इन वजूहात की बिना पर इस बेंच का मज़ीद हिस्सा नहीं रह सकता। बेंच टूटने के बाद अदालत में समाअत का जो वक्फ़ा है वो वक्फ़ा कर दिया गया 10 मिनट का। अब हुआ ये कि समाअत शुरू होनी थी 9:30 बजे, पहले ही आधा घंटा समाअत देर से शुरू हुई। फिर उसके बाद जब समाअत शुरू हुई तो हामिद खान साहब रोस्टर पर आ गए। कल जजेस ने मुकम्मल सुना। अब हामिद खान साहब बेसिकली ये कहना चाहते थे कि भाई बार बार जो सवाल की जाती है पीटीआई को क्यों दिया गया, ये मुकम्मल इंसाफ क्यों किया गया, कौन सी नाइंसाफ़ी हो रही थी, कौन से आपके साथ हालात थे, तो वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें बल्ले के निशान का फ़ैसला, ये सारी चीज़ें मेन केस में डिस्कस हो चुकी हैं। अब आपने जब नए जज बिठा दिए हैं, वो जजेस ये सवाल करते हैं कि हम तो पाबंद हैं रूल्स के और कानून के, जितना लिखा हुआ है उतना ही हम 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का क्यों इस्तेमाल करें। तो हामिद खान ने कहा मैं इनको समझाना चाहता हूँ ये कहानी है क्या, होता क्या रहा, जमहूरियत के साथ क्या होता रहा, इलेक्शन कमीशन क्या करता रहा, किस तरीके से इन्होंने असेंबली डिसॉल्व करके 60 दिन से 90 दिन का टाइम इन्होंने रखा, फिर 90 दिन में भी इलेक्शन नहीं करवाए। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन के लिए तारीख दी, वो तारीख पर अमल दरामद ना हुआ, इलेक्शन कमीशन आगे से आगे करता चला गया। फिर हमारे साथ ये सलूक हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब कागजात नामजदगी जमा होने थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 22 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। ये नहीं है कि हमने इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए थे, हमने इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनको मानने को तैयार नहीं था। ये कहना कि 5 साल से आपने इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए, हमारे इंटर पार्टी इंतखाबात ये जब काजी फाजीसा ने कलअदम करार दिया था ये दूसरा था, इन 5 सालों में ये दूसरा था। पहले में इमरान खान थे बानी चेयरमैन, फिर जब ये सारा फैसला आया और उनको नाअहल करार दे दिया गया, फिर दोबारा इलेक्शन हुए, दोबारा इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन बने, उनको भी हटा दिया, उनका भी कलअदम। वो कहते हैं 22 दिसंबर को, 24 दिसंबर आखिरी तारीख है कागजात नामजदगी की, 22 दिसंबर को हमसे बल्ला छीन लिया और हमसे हमारी जमात छीन ली। फिर कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला गया 12 जो जनवरी है, हमें
تفصیلی ججمنٹ ملی ہے۔ 13 جنوری کو صبح 10 بجے سماعت شروع ہوگی، رات 11 بجے تک سماعت کرتے رہے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں خدا را پڑھنے تو دیں، ہم ججمنٹ تو پڑھ لیں، ججمنٹ پڑھنے کے بعد ہم آپ کو اسسٹ کریں گے۔ اب وہ کہتے تھے ہم اس وجہ سے کہہ رہے تھے کم از کم ہمارے کاغذات نامزدگی اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو جمع ہو جائے، پی ٹی آئی کا نشان تو جمع ہو جائے، چونکہ آج آخری دن تھا۔ لیکن قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا جو بینچ تھا انہوں نے ہمیں ٹائم نہ دیا، رات 11 بجے تک سماعت کی اور 11 بجے فیصلہ دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اسی دن اے این پی کے بھی انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر ان کو موقع دیتے ہوئے جنوری سے مئی تک کا موقع دیتے ہوئے 20,000 روپے جرمانہ کیا۔ ہم نے کہا ہم نے تو انتخابات کروائے تھے، صرف آپ کو وہ پسند نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے تو خدا را ہمیں بھی آپ کو بھاری جرمانہ کر دیں، ہم بھی کر دیں گے۔ الیکشن کے دن ہیں، الیکشن کے دنوں میں آپ سب سے بڑی سیاسی جماعت سے اس کا نشان چھین رہے ہیں۔ جہاں آپ نے 5 سال دیے تھے 2 مہینے اور دے دیں، آپ کے بقول کہ آپ نے 5 سال دیے نا، ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ان 5 سالوں میں 2 دفعہ الیکشن کروا لیا، صرف 2 سال ہم الیکشن نہیں کروا پائے تھے جب کووڈ تھا، کووڈ کی وجہ سے تو ساری ایکٹیویٹیز بند تھیں تو تب ہم نہیں کروا سکے تھے، اس کے بعد تو ہم نے الیکشن کروایا ہے۔ لیکن فار سیک آف آرگومنٹ صاحب کہتے ہیں نہیں، الیکشن کمیشن ہمیں 5 سال کا ٹائم دیا، تو حضور والا 5 سال کا جو ٹائم ہے وہ ہم نے 2 دفعہ الیکشن کروائے۔ اگر آپ نے 5 سال کا ہمیں ٹائم دیا بھی تو آپ 2 مہینوں کا اور دے دیتے، کم از کم الیکشن تو ہو لینے دیتے۔ آپ نے پی ٹی آئی کے کانسٹیٹیوشن پر زور دیا لیکن آپ نے آئین پاکستان پر زور نہ دیا۔ آپ نے آئین پاکستان کی جو آرٹیکل 17 ہے جس کے تحت سیاسی جماعت ایک بنیادی انسانی حق ہے وہ آپ نے ہم سے لے لیا۔ یہ دلائل تھے، جس کے بعد اور پھر انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے اوپر جب تک بحث نہیں ہوتی آپ یہ کیس اس وجہ سے نہیں سن سکتے کہ 26ویں ترمیم کے بعد ریویو آ گئی ہے نئے ججز کے پاس، اور نئے ججز بھی ان کے پاس جو 26ویں ترمیم کے بعد اپوائنٹ ہوئے ہیں۔ اپوائنٹ کرنے والا وہ جوڈیشل کمیشن ہے جہاں حکومتی میجورٹی ہے، تو پھر ہمیں بھی تو ہمارا بھی تو کوئی بنتا ہے نا، ہم کہاں جائیں، ہمیں کیا ہم پہلے چاہتے ہیں کہ آپ 26ویں یعنی ترمیم کو ڈیسائیڈ کر لیں اور پھر اس کے بعد یہ ساری باتیں ہوئیں، جس کے بعد پھر آج کہ چونکہ آپ نے بار بار قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے جو وہ فیصلہ ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے، میرے خیال میں آپ نے بھی لائیو سنا، ہم نے بھی دیکھا، میں نے آپ کو بتایا بھی، مجھے اس میں ایسی کوئی بات نہیں نظر آئی کہ کوئی پرسنل بات ہوئی ہو، بار بار فیصلے کی بات ہو رہی تھی۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس کے اوپر پہلے ہم بھگت چکے ہیں، تو پھر اسی فیصلے کو ڈسکس کیا جا رہا تھا اور بہت ساری چیزیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں حامد خان، بیسیکلی 3 ریویو پٹیشنز ہیں، ایک ریویو پٹیشن ہے نون لیگ کی، ایک ہے پیپلز پارٹی کی اور ایک الیکشن کمیشن کی۔ جو الیکشن کمیشن کی ریویو پٹیشن ہے اس میں سنی ذات کونسل کے وکیل حامد خان ہیں، 2 ریویو پٹیشنز میں وکیل سلمان تھے اپنا جو فیصل صدیقی صاحب۔ اب عدالت کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو جب جسٹس صلاح الدین نے خود کو الگ کیا تو اس کے اوپر بڑی دلچسپ ریمارکس دیے، تو جب انہوں نے کہا نہیں کہ میں اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے اور عوام کے اعتماد کے لیے یہ ضروری ہے، تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ جی بالکل میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا حامد خان صاحب نے کہا کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں صلاح الدین صاحب، آپ نے جو خود کو بینچ سے الگ کیا اس کے اوپر پھر بہت برہم ہو گئے ہمارے جو جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہیں اور جسٹس امین الدین خان صاحب۔ انہوں نے کہا کہ صرف یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کے تحت آئین اور قانون کے تحت اپنے آرگومنٹس نہیں دیے بلکہ آپ نے حدیں کراس کی ہیں۔ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، اور جج صاحب اٹھ کے چلے گئے۔ پھر 10 منٹ کا وقفہ کیا گیا، 10 منٹ کے وقفے کے بعد 10 منٹ کا وقفہ تقریباً پونا گھنٹہ گزر گیا، پونے گھنٹے کے بعد وہ 10 ججز تشریف لے آئے، اور جج جو ہے وہ جب 10 ججز تشریف لے آئے تو ان کی جانب سے پھر باقاعدہ طور پر کہا گیا جی کہ ہم اس کیس کو سنیں گے۔ پھر حامد خان صاحب نے کہا بھی آپ ریویو سن نہیں سکتے، آپ کیسے سنیں گے، آپ تو مکمل بینچ ہی نہیں ہے، مکمل بینچ تو 13 رکنی ہے، 13 رکنی میں آپ کیسے سن سکتے ہیں، آپ اس معاملے کو جوڈیشل کمیشن کو بھیجیں، وہ نئے ججز کو تعینات کریں۔ چونکہ امین الدین خان صاحب نے کہا جی ٹوٹل 15 ججز تھے، 2 جج وہ تھے جو پشاور ہائی کورٹ میں اس کیس کے اوپر فیصلہ دے چکے تھے، اگر ہم قانون کے مطابق دیکھیں تو پشاور ہائی کورٹ کے 2 ججوں کو اگر شامل نہیں کیا گیا کہ وہ اس میں شامل تھے یا وہ پہلی ججمنٹ دے چکے تھے تو اس پورے کے الیکشن معاملات کے اوپر علی باقر نجفی صاحب لاہور ہائی کورٹ میں بار بار ججمنٹس دیتے رہے، اور سیکشن رول 94 کے حوالے سے جو وہ ججمنٹ جس کا ذکر سلمان اکرم راجہ صاحب کرتے ہیں وہ بھی علی باقر نجفی صاحب کی تھی۔ علی باقر نجفی صاحب کو بینچ کا حصہ بنایا گیا، جن 2 ججز کی ججمنٹ تھی پشاور ہائی کورٹ کی وہ ان کو حصہ نہ بنایا گیا۔ کہتے جی 15 ٹوٹل تھے، 2 پشاور ہائی کورٹ والوں کو ہم حصہ نہیں بنا سکتے، 2 ججز نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہوا ہے، 11 ہم بچے تھے، 11 میں سے ایک جج چلا گیا، تو اب 10 سے ہی گزارا چلائیں۔ کہیں لکھا نہیں ہے کہ جتنے جج ہوں اتنے ہی ریویو سنیں گے، جتنا مین کیس سنا تھا اتنے ریویو سنیں گے، یہ لکھا نہیں ہے۔ اب وہ کہیں کہ میں آپ کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ بتاتا ہوں، میں آپ کو قاضی فیاض عیسیٰ فیصلہ جو ریفرنس والا ہے، قاضی فیاض عیسیٰ ریفرنس والا، انہوں نے کہا آپ قاضی فیاض عیسیٰ کا نام نہ لیں اپنے زبان سے،
हाशिम काकड़ साहब ने कहा वो हमारे मेंटोर हैं, हमने उनसे सीखा है, आपने काजी फैसल साहब के हवाले से कल जो कुछ कहा वो दुरुस्त नहीं है। इतनी शदीद गर्मा गर्मी, मैंने इतना गुस्से में, और मुझे बड़ा दुख इस वजह से हुआ कि हामिद खान जैसा सीनियर वकील, कई जजेज़, सैकड़ों सीनियर जजेस गुजर चुके हैं और जो जजेस हैं वो हामिद खान के शागिर्द हैं। आईनी जिन लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा है उनको पता है हामिद खान क्या चीज़ है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे उससे बेहतर उस्ताद कोई नहीं है। और लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं क्या बार बार उनको और फिर म्यूट कर दी जाती, आवाज़ बंद कर दी जाती, सेंसरशिप है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाशिम काकड़ साहब ने कहा आपने तो कल डी चौक बनाया हुआ था, आपने तो सुप्रीम कोर्ट को डी चौक बनाया हुआ था, आप इस तरीके से आर्गूमेंट्स कर रहे थे और आप इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। अब पाकिस्तान तहरीक अच्छा वो उन्होंने कहा जी मेरे एतराज़ तो लिखे हैं, ये 10 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम तो दहशतगर्दी अदालतों की बात करते हैं ना, फवाद चौधरी कहते हैं 9 मई के मुकदमात में वो हमारी दरख्वास्त ही नहीं लेते, यहाँ वो कहते हैं मेरा एतराज़ है। आगे बेंच के सरबराह हाजी अमीनुद्दीन खान साहब कहते हैं एतराज़ सुन लिया, आपका एतराज़ हमने सुन लिया, उसको मुस्तरद कर दिया, आगे चलें। ये है इस वक्त पूरा निज़ाम कि फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा आप क्या समझते हैं, आपको अंदाज़ा भी है कि मैं अपनी वालदा की फातह खानी छोड़ के इदारे के लिए वापस आया हूँ और ये केस सुन रहा हूँ। और उसके ऊपर फिर हामिद खान साहब ने कहा कि आप इसको जुडिशल कमीशन में भेजें और जुडिशल कमीशन इस सारे के सारे मामले को दोबारा सुने, नया बेंच बनाए। लेकिन जुडिशल कमीशन की तरफ यह मामला वापस भिजवाया नहीं जा रहा। और ऐसा नहीं है कि हम पर सख्ती नहीं आती, हम पर भी आती हैं सख्तियाँ, जमाल मंदोखेल ने कहा। तो हामिद खान ने कहा मुझे आप बात करने नहीं देते, थोड़ी सी सब्र के साथ बात सुन लिया करें, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप दूसरों को बात करने नहीं देते, अगर आप गुस्से में हैं तो खुदारा इसको आप एडजर्न कर लें, जब आप बिल्कुल पुरसकून सूरत हाल में हो तो फिर सुनिएगा। उसके ऊपर फिर जो है वो मोअज़्ज़िज़ जो बेंच है वो हामिद खान ने कहा कि आप गुस्से में हैं, समाअत ना करें। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पहले कहा था माइंड यूअर लैंग्वेज, हामिद खान को कहा, फिर कहा कि मैं अपनी माँ की फातिहा छोड़कर इदारे के लिए आया हूँ, इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि एतराज़ पर बेंच से अलग हो जाऊँगा। हामिद खान ने कहा कि अदालती रवायात मौजूद हैं कि वही जजेस सुनते हैं। उन्होंने कहा आप 26वीं तरमीम की बात करते हैं, आप कहते हैं फुल बेंच बना लें, आप कहते हैं जी कि फुल बेंच के साथ आप चीफ जस्टिस को और 2 सीनियर जजेस को भी शामिल करें, वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हमारे पास अख्तियार नहीं है। ऐसी जो है वो आर्गूमेंट्स इस वक्त जारी हैं कि जो आप सुन रहे होंगे। हामिद खान ने कहा कि कल इतना कहा था कि इस बेंच में वो जजेस भी शामिल हों जो 26वीं तरमीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट आए, कल 26वीं तरमीम और उसके तहत उठाए इक़दामात कलअदम हुए तो फिर इस बेंच का फैसला भी गैर मौसर हो जाएगा, लिहाजा पहले 26वीं तरमीम का केस सुने। फिर कहा था कोई मुअज़्ज़िज़ जज उसे पर्सनल न ले, कल किसी ने पर्सनल न लिया, लेकिन आज जस्टिस सलाहुद्दीन अलग हो गए और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हामिद खान को कल कहीं भी मुखातब नहीं कर रहे थे, वो हामिद खान पर मुसलसल आज गुस्से में नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमने गलत किया कि हमने आपको मौका दे दिया, हमने आपको मौका दे के गलत किया, आप उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। और अब इसके जो है ना, और ये एक बड़ा गैर मामूली गुस्सा देखने को मिला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हमारे जस्टिस काजी फैज़ल साहब के हवाले से। और अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि हम तो दुख रोते हैं हर रोज़, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, सिविल कोर्ट्स का, कि यार वहाँ हम दरख्वास्त कुछ देते हैं, फैसला कुछ आता है, बहस कुछ करके आते हैं, होता कुछ है, तो हम रोना रोते हैं कि क्या निज़ाम आ गया और किस तरीके से चीज़ों को चलाया जा रहा है। लेकिन अब जब ये देखते हैं ना इस लेवल का, तो फिर हम कहते हैं कि भाई नीचे फिर भी मामलात दुरुस्त तरीके से चल रहे हैं। लेकिन एक बात वादे हो गई, हामिद खान ने आज पूरी दुनिया को बार बार म्यूट हो रही थी उनकी आवाज़, जब वो बात करने लगते थे म्यूट हो जाती थी, पूरी दुनिया ने देख लिया। और बड़े बड़े पर्दे, बड़े बड़े नकाब और बहुत सारी चीज़ें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो असल केस था पूरे निज़ाम को करने का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना केस जीत चुकी है। अब रिज़र्व सीट्स 39 मिलें PTI के, 39 को कंसिडर किया जाए या 80 को किया जाए या किसी को भी ना किया जाए, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि ये निज़ाम कैसे और ये फ़ैसला कैसे आ रहा है। और फिर लाइव हेरेंगे और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और ये रिकॉर्ड नहीं ख़त्म होगा। हम भुट्टो की बात करते हैं ना, भुट्टो के मर्डर रेफरेंस की, तो उस वक्त क्या कुछ होता रहा क्या पता नहीं है, किताबों में बाद में किसी ने लिखा, यहाँ सारा कुछ लाइव है जो रहती दुनिया तक रहेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।